सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। ये कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई साहब। रक्षा तुम करोगे कैसे जब तुमको भारतीय संस्कृति के बारे में मालूम ही नहीं है। क्या देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है? क्या देश जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है? क्या देश जितना बौद्धों का है उतना ही जैनियों का है? क्या देश जितना पारसियों का है उतना ही नास्तिकों का है? आप नहीं हो पाएगा। आप क्या कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो मोदी जो कहते हैं वही कहना होगा। मेरे भाई साहब, देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है और वो हर एक इंसान जो इस देश के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है। विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा हो, किसान अगर अनाज उपजा रहा हो, मजदूर अगर उत्पादन कर रहा हो और सैनिक अगर सीमा पे खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा हो, यही देशभक्ति है। और देशभक्ति के नाम पर जो तुम लोगों को रसगुल्ला दिखाकर गुलगुल्ला खिलाना चाहते हो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग रसगुल्ले और गुलगुल्ले का फर्क जानते हैं। अरे हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, भारत का इतिहास पढ़े हैं, उस पूरे इतिहास में कहीं भी आरएसएस नहीं मिलता जो देश की आजादी के लिए लड़ा हो। कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाएंगे, पूरी दुनिया का जिंदाबाद लगाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान का जिंदाबाद क्यों लगाएंगे? पूरी दुनिया जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद लगाएंगे। लेकिन मोदी जी, जब जिंदाबाद लगाने का मसला आता है तो ये झंडा फहराने का भी मसला आता है, पाकिस्तान के बनने का भी मसला आता है। और आपको मालूम है कि इस देश में सबसे पहले दो देश होना चाहिए, हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग। ये कौन कहा था? हिंदू महासभा ने कहा था, जिसके बहुत सारे महाराज आजकल संसद में बैठे हुए हैं। जनसंघ ने बकायदा झंडा जलाया था 1943 में, और आज झंडा हाथ में लेकर कर हमसे हमारा इतिहास भुला देना चाहते हैं। माना कि भुलक्कर हैं, लेकिन इतना थोड़ी है कि ब्रिटिशर्स को भगाया था तो उसको भी याद नहीं रखेंगे। और अगर तुमने याद दिला दिया है, देशभक्ति की राग अलाप दी है, तो हम बता देंगे कि इस देश का इतिहास क्या रहा है। और ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये तुम्हारे लिए करने दीजिए, मैंने ये पीड़ा उठाया है कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। ये लोग यहाँ आए हैं, इनको आने दीजिए, इनको आने दीजिए। अगर ये आएंगे नहीं तो देश को पता नहीं चलेगा कि देश में असली देशभक्त कौन है। और तो आने दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग बैठ जाइए। देखिए, आपसे बहुत गुजारिश है कि आप बैठ जाइए। देखिए, ये इनका तरीका है कि ये हमारे मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज डिस्टर्ब मत होइए, मेरे अपील को सुनिए। आप
थप्पड़ मार लिया तो लोगों ने कहा कि इसको थप्पड़ मारेंगे। हमने कहा कि मैं गांधीयन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको थप्पड़ नहीं मारूंगा, क्योंकि इस देश को पता चलना चाहिए कि इस देश के अंदर देशभक्त कौन है और देश को बेच कौन रहा है, ये बात पता चलना चाहिए। कोई इंसान मुझे तब मारने आता है जब मैं देश की बात कर रहा होता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों को कि आज वो अवसर आ गया है जहां आप मोदी भक्ति और देशभक्ति का फर्क समझ सके। साथियों, अगर आप देश की बात करेंगे तो देश हमारा तय होता है हमारे संविधान से, और मैं संविधान को इस बात से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान में कहीं भी एंटी नेशनल वोट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी नेशनलिस्ट वोट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में अगर कोई बात की गई है तो हम भारत के लोग की बात की गई है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। जब मैं संविधान की बात करता हूं, फिर भी अगर किसी को मिर्ची लगे तो ये भ्रम मत पालना कि ये देशभक्त है। और हमको थप्पड़ मारकर किसी का कैरियर बन जाए तो मोदी जी तो रोजगार दे ना पाए, किसी का जीवन सेटल हो जाएगा। भाई साहब, इन छोटी छोटी बातों को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, ये रास्ता लंबा है, क्योंकि हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, तमाम तरीके की साजिशें की जा रही है। कहा जा रहा है कि जेएनयू बहुत खतरनाक जगह है। हम कहते हैं कि जेएनयू खतरनाक जगह है। जेएनयू इसलिए खतरनाक जगह है क्योंकि जेएनयू में लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। देश के विश्वविद्यालय जहां पर आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और वो ज्ञान होता है लोकतंत्र को लेकर, वो ज्ञान होता है संविधान को लेकर, वो ज्ञान होता है इस देश के अंदर मनुवाद और जातिवाद को खत्म करके बराबरी की स्थापना को लेकर। इसीलिए विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपना ध्यान नहीं भटकाना है। हमारी जो लड़ाई है इस समाज को बेहतर बनाने का, उस लड़ाई में हमको बढ़ते रहना है, चलते रहना है और समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। ये सवाल आज हमारे सामने है। और देखिए, पूरे विमर्श में बुलेट ट्रेन पता नहीं कहां चला गया। पूरे विमर्श में पता नहीं काला धन कहां चला गया। पूरे विमर्श में यह सवाल आया ही नहीं कि इस देश की जनता ने तो चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों का रुपया उड़ा रहे हैं। इसीलिए हम पे हमला होता है, क्योंकि हम इनसे डरते नहीं। हम इनको कहते हैं कि जो गुजरात में किया वो उत्तर प्रदेश में नहीं करने देंगे। यह हमला दरअसल लोकतंत्र के ऊपर हमला है और इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है। एक बार नेहरू जी एक गांव में गए थे तो लोग वहां भारत माता की जय कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भारत माता की जय का क्या मतलब समझते हो, तो लोगों ने कहा मिट्टी की जय, किसी ने कहा देश की जय, किसी ने कहा झंडे की जय। नेहरू जी ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जय भारत माता की जय है। देश के अंदर जो 125 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या
किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हों, वो सब भारत माता है, वो सब भारत माता की संतान है। वो सारे लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी लिंग के हों, किसी भाषा के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी पहचान के हों, उन तमाम लोगों की जय भारत माता की जय है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जेएनयू में लोग देशद्रोही नहीं, मोदी जी देशद्रोही नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ द्रोह कर रहे हैं। क्योंकि हम आपके देश को नहीं मानते, जिस देश में सर संचालक कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। हम कहते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए, अपने पक्ष में बोलना चाहिए। ये कहते हैं कि जेएनयू में सेना के खिलाफ बोला गया, ऐसा हो नहीं सकता। सेना पर आप राजनीति कर सकते हैं, मेरे लिए वो गर्व का विषय है, हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं। और आपने क्या किया? आपने कहा किस तरीके से इस देश के अंदर पहले छात्रों और सेना को बांटने की कोशिश की गई, फिर व्यापारी और सेना को बांटने की कोशिश की गई। माननीय मोदी जी ने कहा कि सेना से ज्यादा रिस्क व्यापारी लेते हैं। हम कहते हैं मोदी जी, इस देश को बचाने के लिए फुटपाथ पर काम करने वाला आदमी, खेतों में काम करने वाला आदमी, बाजारों में काम करने वाला आदमी या सीमा पर जान देने वाला सेना सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। आप बांट नहीं सकते हमको, क्योंकि हम तय नहीं कर पाते समाज में किसका योगदान कितना है। हम जानते हैं कि शीशे वाले ऑफिस में बाबू जितना जरूरी है उतना ही जरूरी स्वीपर है, नहीं तो उस कार्यालय में लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कार चलाते होंगे, कभी तय कर पाया है कि ब्रेक ज्यादा जरूरी है कि हॉर्न ज्यादा जरूरी है? आप तय नहीं कर सकते। ये कौन तय करते हैं? ये वही तय करते हैं जिनको हाफ पेंट से फुल पेंट होने में सालों लगे। आपको तय करने में वक्त लगता है, हमको तय करने में वक्त नहीं लगता। क्योंकि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था तो हर रोज प्रार्थना में हमको प्रस्तावना पढ़ाया जाता था, जिसमें कहा जाता था हम भारत के लोग, और वो सारे लोग हैं, चाहे वो किसान हो, सैनिक हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो सब लोग हम भारत के लोग हैं। और ये भारत क्या कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल को बंद कर देना चाहिए। उद्घाटन में थे माननीय मोदी जी, कहते हैं चाय वाला का बेटा हूं, मैंने देखा है चाय वाले को और उसके बेटे को भी जानता हूं। मेरे साथ ही मेरी बगल वाली दरी पे बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मोदी जी, अगर आप चाय वाला का बेटा हैं तो सरकारी स्कूल बंद मत कीजिए, प्राइवेट स्कूल में भी हम गरीबों को पढ़ने की जगह दीजिए। ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके पास ज्ञान नहीं होता। और जेएनयू भी सरकारी है, आईआईटी भी सरकारी है, आईआईएम भी सरकारी है, जो इस देश का टॉप संस्थान माना जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, और तो और छोड़ दीजिए, इस देश का संसद और राष्ट्रपति भवन भी सरकारी है। कहना गलत गलत, सुनना सही सही। साहब, अगर सुनना सही सही तो कहना भी सही सही होगा, और आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? आप कितना भी फर्जी पे डिबेट कर लीजिए, आपने आजकल अपने हाथ में तिरंगा झंडा उठाया है, बहुत खुशी की बात है। 47 में जलाया था जनसंघ ने, भाजपा ने उठाया है 2016। कई साल लग गए संघ को अपने कार्यालय पे यह तिरंगा फहराने में। हम तो 47 से झंडा फहरा रहे हैं, और झंडे की कीमत हमको पता है। यह झंडा बनता किससे? यह झंडा बनता है कपास से, और कपास को उगाता कौन है? किसान।
गोल गोल भाषण देने से और घड़ियाली आंसू बहाने से वीरता नहीं आती है। वीरता अगर इतना ही जरूरी है आपके लिए और आपके समय में लगता है कि भगत सिंह वाली वीरता होनी चाहिए, तो 23 बरस में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, आप एमपी क्यों बने हुए हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के अंदर जातिवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन आप जो जातिवाद और मनवाद के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वीरता संसद में बैठकर नहीं आती है। कि कौन जिम्मेवार है सैनिकों के उन विधवाओं के लिए, कौन जिम्मेवार है उन अनाथ बच्चों के लिए जिसकी वजह से यह लड़ाई होती है? हम लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं खेतों में, जान दे रहे हैं कारखानों में और जान दे रहे हैं सीमाओं पर। ये हम हैं, हमको तुम बांट नहीं सकते हो। हमारी जो यह बांटने की साजिश है दरअसल पकड़ी गई है। लोग समझ गए, जिस मिडिल क्लास के बारे में ये बोलते थे आज वो भी समझ चुके हैं। हालांकि बीजेपी इस देश में आजकल जो भी कर रही है वो ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे लोग हमारा भविष्य तय कर रहे हैं जो खुद ही विश्वविद्यालय नहीं गए। जमीन खट रहा, खेती नहीं हो रही, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। इस बात पे एक सवाल आप लोगों के लिए है। मोदी जी अगर सुन रहे होंगे तो सुन लीजिएगा कि आपने कहा है कि भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता। ये बराबर आप पे लागू होता है। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, 125 करोड़ जनता की बात की, किसानों और मजदूरों की बात की। ऐसा मत कहिए कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप बहुत गलत करेंगे। बीजेपी कर रही है। क्या कर रही है? कौन कहता है कि बीजेपी नहीं कर रही? बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है,